हेलो एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोग देखे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर, और आज हम लोग देखेंगे इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति, जो कि कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को फैलाया। हमारा दूसरा इसका कारण है नेपोलियन का प्रभाव। नेपोलियन ने कई देशों में समान कानून और प्रशासन लागू किए। तीसरा हम लोग का कारण है औद्योगिक क्रांति। इससे मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जो राष्ट्रवाद का समर्थक बना। चौथा है सांस्कृतिक एकता। साझा भाषा, इतिहास और परंपराओं ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। पांचवा है राजनीतिक जागरूकता। लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। तो चलिए इसी तरह से आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। इसका उत्तर देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यानी कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। यानी फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब चलिए देख लेते हैं क्या भूमिका निभाई थी। तो इसका पहला है, लोगों को नागरिक अधिकार मिले। दूसरा है, राष्ट्र की अवधारणा मजबूत हुई। तीसरा है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों का विकास हुआ। सामंती व्यवस्था समाप्त हुई। अन्य देशों में भी स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। चलिए आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इटली का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ। मेजेनी ने यंग इंडिया का संगठन बनाया। काउंट कावुड यानी सार्डिनिया का प्रधानमंत्री ने कूटनीति से काम किया। गैरीबाल्डी ने सैनिक अभियान चलाया और दक्षिण इटली को जोड़ा। 1861 में इटली एकीकृत राष्ट्र बना और विक्टर इमैनुअल द्वितीय राजा बने। चलिए आज का हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में ओटो वन बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। पहली भूमिका है, उन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई। 3 युद्ध यानी डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस लड़े। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई। चलिए आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी क्या संबंध है वो हम लोग को स्पष्ट करना है इसमें। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, राष्ट्रवाद ने देशों को शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी। अगला है, इससे साम्राज्यवाद दूसरे देशों पर अधिकार बढ़ा। यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बनाने लगे। इससे संघर्ष और युद्ध की स्थिति पैदा हुई। तो चलिए इसी तरह से आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। बाल्कन क्षेत्र में कई जातियां और राष्ट्र रहते थे। सभी स्वतंत्र होना चाहते थे। ओटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था। यूरोपीय शक्तियां हस्तक्षेप कर रही थी। इससे संघर्ष और युद्ध हुए, जो आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने। इस तरह से आज का हमारा सातवां प्रश्न है, राष्ट्र क्या है? राष्ट्रवाद की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। राष्ट्र वह समूह जिसमें लोग समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से जुड़े हों। और राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और स्वतंत्रता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए इसी तरह से आज का हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की क्या भूमिका थी। इसका उत्तर देखते हैं। भाषा और साहित्य ने लोगों को जोड़ा। अगला है, लोकगीत, कला, परंपराएं राष्ट्रीय भावना जगाती थी। जर्मनी में लोक कथाएं और इटली में सांस्कृतिक आंदोलन महत्वपूर्ण थे। संस्कृति ने लोगों में एकता और पहचान की भावना पैदा की। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। आगे भी आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।